नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और आज बात आयुष्मान भारत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान शुरू करने का ऐलान किया। 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय जयंती के मौके पर देश भर में इसे लागू किया जाएगा। इसके तहत करीब 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। मोदी सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसे दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी हेल्थ केयर बीमा कार्यक्रम भी कहा जा रहा है। इस योजना के तहत गरीब लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। किसी भी व्यक्ति को यह सुविधा पाने में दिक्कत न हो, इसीलिए टेक्नोलॉजी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। पिछले 10 वर्षों के दौरान भारत में रोगी को अस्पताल में दाखिल करने का खर्च लगभग 300% तक बढ़ा है और उम्मीद है कि इस योजना के लागू होने के बाद आम आदमी को एक बड़ा फायदा होगा और इसे एक गेम चेंजर के तौर पर भी कहा जा रहा है। समझेंगे इस स्कीम के बारे में, क्या होगी राज्यों की भूमिका, क्या बड़ी चुनौतियां हैं और आम गरीब जनता को इससे कहां पर और कैसे लाभ मिल सकता है। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान हैं। डॉक्टर विवेक गुप्ता हैं, वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट हैं, अपोलो हॉस्पिटल में, आपका स्वागत है। हमारे साथ अदिति टंडन है, विशेष संवाददाता, ट्रिब्यून में हैं आप। अदिति, आपका स्वागत है। और डॉक्टर दिनेश अरोड़ा हमारे साथ हैं, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष्मान भारत, आपका स्वागत है। शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा दिनेश जी, आयुष्मान भारत लंबे अरसे से हम चर्चा भी कर रहे हैं। इससे पहले जब स्कीम आई तो हमने इसके बारे में सुना, अब जबकि लाल किले की प्राचीर से इसका विधिवत ऐलान कर दिया गया है और अनाउंस कर दिया गया कि 25 सितंबर से इसे देश भर में लागू किया जाएगा। क्या है एक बड़ी योजना का दायरा, अगर आम पब्लिक के लिहाज से समझूं, और आप लोगों का मोटिव या लक्ष्य कहां पर है, क्या है? मैं मोटा मोटा बताऊं तो ये एक स्कीम 50 लाख या 50 करोड़ या 55 करोड़ लोगों को प्रभावित करेगी। इसमें एलिजिबिलिटी है। तो मान लीजिए अगर आप 55 करोड़ का साइज़ देखें तो शायद वर्ल्ड का ये तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्र हो गया, इंडिया और चाइना के बाद। तो अमेरिका की पॉपुलेशन 32 करोड़ है। आज प्रधानमंत्री जी ने बोला भी कि नॉर्थ अमेरिका को मिला लिया जाए, पूरा कनाडा को, मैक्सिको को, यूएस को या पूरे यूरोपियन यूनियन को बना लिया जाए तो उतना ही 50 करोड़ का एक मास है जिसको हम ये बेनिफिट देंगे। इसमें कैशलेस, सीमलेस, पेपरलेस एक टेक्नोलॉजी हमने विकसित की है। इसमें जो भी लाभार्थी, जो भी एलिजिबल बेनिफिशरी हैं, अगर वो आए तो उनको बेनिफिट मिलेगा। ये गंभीर बीमारियों के लिए है, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं सेकेंडरी एंड टर्शरी हॉस्पिटलाइजेशन। तो जैसा आपने कहा कि 300% बड़ा है एक्सपेंडिचर, तो आप एक बात मानिए, अगर एक्सपेंडिचर बड़ा है तो जो सबसे पुअरेस्ट है, जो सबसे वल्नरेबल है, वही मार्जिनलाइज्ड होगा, शायद उसी को नहीं मिला होगा। तो प्रधानमंत्री जी की यही सोच था कि जो सबसे 40% वल्नरेबल हैं देश के, उनको पहले ये ट्रीटमेंट दिया जाए मुफ्त। दे डोंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी। तो ये एक स्कीम का दायरा है कि कभी भी किसी को कोई गंभीर बीमारी हो तो उनका ये था कि केवल वही नहीं, पूरा परिवार कर्जे में चला जाता है। तो इस 40% वल्नरेबल सेगमेंट को, उन्होंने कहा कि इसके वो भागीदार हैं, इस सेगमेंट को मुफ्त इलाज मिलेगा फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी ट्रीटमेंट इन सरकारी एंड प्राइवेट एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स। और सवाल ये उठता है कि जो 10 करोड़ परिवार जिनको हम इस दायरे में लाना चाहते हैं, जो इसके दायरे में होंगे, वो 10 करोड़ परिवार कौन से होंगे और उनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी? वो लिस्ट या फिर वो जो सूची होगी वो कैसे आप वेरीफाई और कहाँ से करेंगे? ये एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है इसका। 2011 में हमारे यहाँ SCCC डाटा की लिस्ट बनी थी। 2015 में उसका अपडेशन हुआ। तो जो 2015 में अपडेटेड लिस्ट है, उसके बाद हम लोगों ने ग्राम स्वराज अभियान के नीचे 30 अप्रैल को आयुष्मान दिवस किया। हर एक इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई किया गया। उस इंडिविजुअल का मोबाइल नंबर, राशन कार्ड नंबर भी कलेक्ट किया गया, ताकि कल को जब वो हॉस्पिटल में आए तो उनको कोई परेशानी ना हो अपना नाम ढूंढने में। ये स्कीम एक एंटाइटलमेंट बेस्ड स्कीम है। बहुत समझिए इस बात को कि ये इसमें एनरोलमेंट नहीं है। हमारे से इससे पहले एक हमारे यहाँ राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना थी, जहाँ एनरोलमेंट कार्ड बांटे जाते थे। तो उसका दायरा 6 करोड़ का था। पूरे 10 साल में 3 करोड़ कार्ड ही बन पाए। इसमें एंटाइटलमेंट फ्रॉम डे 1, अ पर्सन हु इज़ एलिजिबल स्टैंड्स एलिजिबल। आपको सिर्फ ये सिद्ध करना है कि अगर मैं दिनेश अरोड़ा हूँ और अगर मैं इस स्कीम में इसका भागीदार हूँ, मेरा नाम है सूची में, तो मुझे सिर्फ ये इस्टेब्लिश करना है कि मैं दिनेश अरोड़ा हूँ, मुझे इसका भाग मिलेगा।
तो इसके लिए हमने एक स्टेट ऑफ आर्ट बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बनाया है यूजिंग द टेक्नोलॉजी ऑफ NIC CDAC, जिसमें जो भी एलिजिबल हैं उनको सर्च कर सकते हैं। ये आप बहुत जल्दी वेबसाइट पे होगा, मोबाइल ऐप पे होगा, किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे वहाँ होगा, कॉमन सर्विस सेंटर जो 3 लाख हैं पूरे देश में IT मिनिस्ट्री के, उनके पास होगा, या आप एक कॉल सेंटर होगा जिसका नंबर होगा 14555, वहाँ कॉल करें, वो बता देंगे कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। एक और सवाल, इसका मैं चर्चा को थोड़ा आगे ले जाऊं, राज्यों की भूमिका क्या इसमें रहने जा रही? सिर्फ उनको फाइनेंस के तौर पर कुछ अपना शेयर देना है, या ये जो लिस्ट होगी इसको अगर अप्रूव करना है या इसको और मॉडिफाइड करना है उसमें भी उनकी भूमिका होगी, या फिर उससे अलग कुछ और? देखिए, ये एक स्कीम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बेहतर नमूना है। ये इसमें भागीदारी बराबर है भारत सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट्स की। नॉर्मली 60-40 का शेयरिंग है फॉर नॉर्मल स्टेट्स, जो हिली स्टेट्स हैं या स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं उसमें 90% तक भारत सरकार की भागीदारी है। लेकिन ये सिर्फ फाइनेंशियल बात नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन में भी पूरा भागीदार रहेगा। हर स्टेट में इम्प्लीमेंट होगी ये स्कीम। स्टेट्स के जो हमारी सूची है वो तो है ही है, अगर स्टेट्स को किसी को ऐड करना चाहें, किसी कैटेगरी को, उनको ऐड भी कर सकते हैं वो। तो जो सॉफ्टवेयर बनेगा, जो बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन, वो हर स्टेट के लिए भिन्न होगा। ओके। तो इसीलिए ये एक मतलब इस 50 करोड़ कहने की बात है, लेकिन इसको करने में बहुत बहुत मेहनत लग रही है और लगी है और लगेगी भी आगे। डॉक्टर विवेक, अब मैं आता हूँ दूसरे पक्ष पर कि अस्पताल, इंफ्रास्ट्रक्चर और जिस तरीके की भारत की रूरल इंडिया या फिर जिनको फोकस किया जा रहा है स्कीम में, उनके नज़रिए से हमारे पास संसाधन किस तरीके के हैं? क्या उन्हें हम मीट आउट कर पा रहे हैं? मेट्रोज़ को अगर छोड़ दें, क्योंकि मेट्रोज़ में हम जब कंपेयर करते हैं तो ज़रूर हमारे पास बड़े अस्पताल है उस तरह दिखते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा अगर 40-30 किलोमीटर बाहर चलते हैं तो क्या इस स्कीम के बाद, क्योंकि जाहिर है दबाव बढ़ेगा हॉस्पिटल्स पर, डॉक्टर्स पर, जब वो लोग आएंगे और उनकी रीच में वो आएगा? नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स और हॉस्पिटल के साथ साथ जो और पैरामेडिकल हैं उन सब पे दबाव तो नहीं कहेंगे, बट इट इज एक्स्ट्रा वर्क फॉर देम। वाई एम सेइंग सो, हम ये कहना चाहेंगे, बिफोर आई स्टार्ट माई ओन क्वेश्चन आई वुड लाइक टू से कि ये जो आयुष्मान भारत स्कीम है, थोड़ा सा मेरे ख्याल से ये बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। इट इज़ ऑफकोर्स बेटर लेट देन नेवर, वो तो अलग बात है। अभी मैं फ्रांस में काम करता था, मैं बहुत साल पहले। बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन यूरोप एंड अदर इंडिया का। यूरोप में मोस्टली एक्सेप्ट फॉर द UK, अगर आप केवल सिटीज़न हैं वहाँ के, you are entitled for absolutely free treatment not only in private government but also in private hospitals, except some insurance may be given. तो ये एंटाइटलमेंट हमने केवल 5 करोड़, जैसे कि बताया कि 50 करोड़ लोगों को दिया, विच इज़ मोर देन ऑलमोस्ट हाफ द पॉपुलेशन। इट्स अ वेरी वेलकम मूव बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट अलॉन्ग विद द ऑफिशियल्स हु आर वर्किंग ऑन इट। तो जब वहाँ पे जब फ्री इलाज हो सकता है, जस्ट बीइंग ए नेशनल, दे डोंट हैव टू प्रोड्यूस कि मैं पुअर हूँ या नहीं पुअर हूँ, जस्ट बीइंग ए नेशनल। फ्रांस जैसे विकसित देशों में, अमेरिका का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं, वहाँ तो नहीं उतना है, वहाँ पे केवल सिटीजन को दिखाना है कि आई एम फ्रेंच सिटीजन एंड यू ट्रीटेड टोटली फ्री फॉर ऑल टाइप ऑफ डिजीजेस। आप कहें कि बैरियर भी नहीं है जिसकी हम अभी फिलहाल बात कर रहे हैं। हाँ, बैरियर भी नहीं है। तो हमें लाना पड़ेगा, शायद पब्लिकली हो सकता है आप अगले सत्र में शायद अपने प्रधानमंत्री जी इसको लाना चाहेंगे। रिगार्डिंग योर क्वेश्चन कि इस पर कितना एक्स्ट्रा एफर्ट पड़ेगा, देखिए ऐसा है कि व्हाट वी आर ट्रीटिंग एट द मोमेंट, आई एम वर्किंग इन ए हॉस्पिटल विच इज अ प्राइवेट हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल। आई वर्कड अर्लियर इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑल्सो। वी आर ट्रीटिंग ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। मैं हार्ट अटैक में एंजियोप्लास्टी करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे हॉस्पिटल पूरे देश की बता दूँ, अगर 100 हार्ट अटैक पेशेंट होते हैं तो उसमें केवल 10 या 5 को केवल इलाज मिल पाता है। अब उसका रीज़न कई है। उसका रीज़न है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द कैथ लैब्स, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द ट्रीटिंग डॉक्टर। अगर गांव में है तो पहुंच ही नहीं पाता। 50% हार्ट अटैक पेशेंट डू नॉट रीच हॉस्पिटल बिकॉज आइदर दे आर ट्रीटेड एट स्मॉल हॉस्पिटल वेयर द फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल, या वहाँ पहुँचने में रास्ते में किसी तरह डेथ हो जाती है। हम टॉकिंग कार्डियोलॉजी, बाकी सुविधाओं में। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे, मेरे ख्याल से आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो इनको, मैं तो अभी कहूँगा कि जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं या सेकेंडरी हेल्थ सेंटर हैं जो गांव में हैं, विलेजेस में हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, उस सब में सुविधा बढ़ानी पड़ेगी, एज फार विच इज़ नॉट देयर एट द मोमेंट। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में काफ़ी बजट है। आई थिंक द गवर्नमेंट हैज़ टू साइमल्टेनियसली इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर अवेलेबल नंबर। रिगार्डिंग द प्राइवेट हॉस्पिटल्स, जैसा मैं देख रहा था, IMA ने थोड़ा सा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में भी इस बारे में देखा गया है, द कॉस्ट विच विल बी डिटरमिन्ड by the people like him or the government in fact will be much less than what private hospitals is charging at the moment, and what private hospitals saying कि उनको स्टैंडर्ड मीट आउट करने के लिए एक मिनिमम कॉस्ट रखनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, CGHS के जो पेशेंट्स हैं, मैं रेट पर आऊँगा क्योंकि पहले मैं समझना चाह रहा था कि इस जब हम कह रहे हैं कि 10 करोड़ गरीब परिवार थी और इनकी संख्या
अगर नंबर्स में देखें तो 50-55 करोड़ तक या 60 करोड़ तक भी पहुंच सकती है। जब ये 60 करोड़ लोगों को ये पता होगा कि सरकार उनकी स्वास्थ्य की देखभाल के लिए पैसे खर्च कर रही है, तो जाहिर है कि जो शायद अब तक अस्पतालों तक नहीं पहुंच रहे थे वो पहुंचेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारे पास अब यूजर एंड पर मैं कहूं कि जो सर्विसेज चाहिए वहां पर स्थिति क्या है? नहीं, बिल्कुल बहुत जायज़ सवाल है कविंद्र आपका, क्योंकि सप्लाई और डिमांड का एक बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंज चलेगा। एक बार जब सितंबर 25 को ये स्कीम रोल आउट होगी और जैसा कि दिनेश जी ने बताया कि हर बेनिफिशरी को एक कार्ड दिया जाएगा और एंटाइटलमेंट बेस्ड स्कीम है, तो आपको कुछ नहीं करना है, वो कार्ड लेके अगर, और एक बात याद रखनी है कविंद्र कि ये हॉस्पिटलाइजेशन के लिए है, हॉस्पिटलाइजेशन केयर के लिए है, सेकेंडरी और टर्शरी, ओपीडी इसमें नहीं कवर्ड। तो जब आप कार्ड लेके वहाँ जाएंगे और कम से कम 1350 पैकेजेस अप्रूव किए हैं, अगर मैं सही हूँ तो दिनेश जी मेरे को ठीक करेंगे, 1350 पैकेजेस में से सबसे ज़्यादा पैकेजेस जो अप्रूव हुए हैं इस मिशन के दौरान, उसमें जनरल सर्जरी के पैकेजेस हैं करीब 250। क्योंकि जितनी भी रिसर्च नीति आयोग ने की और आयुष्मान भारत मिशन ने की, जिसमें दिनेश जी हैं, वहाँ ये पाया गया कि जो मैक्सिमम हॉस्पिटलाइजेशन की कॉस्ट बियर करता है एक पुअर परिवार, एक गरीब परिवार, वो जनरल सर्जरी प्रोसीजर्स में करता है। इस वजह से जनरल सर्जरी को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया। सेकंड नंबर पर आप देखिए कैंसर की जो सर्जरीज़ हैं और कैंसर का जो ओवरऑल ट्रीटमेंट है, ऑन्कोलॉजी जो ब्रॉड स्पेशलिटी है, उसके अंतर्गत कम से कम 112 पैकेजेस अप्रूव हुए हैं। और तीसरे नंबर पे यूरोलॉजी है जिसमें 122 या 121 के करीब। तो बहुत ही बड़ा एक, जिसको कह रहे हैं पैकेज दिए जाने की बात हो रही है। आपको कैंसर का कोई ट्रीटमेंट करवाना हो, सर्विक्स का कैंसर हो, ब्रेस्ट का कैंसर हो, ट्यूमर ट्रीटमेंट हो, चाइल्ड ल्यूकीमिया हो, इन सब के अलग अलग पैकेजेस हैं। मैं पैकेज रेट्स देख रही थी, सबसे जो बड़ा पैकेज रेट इस मिशन के दौरान निर्धारित किया गया है वो मेरे ख्याल से बोन ट्यूमर के लिए है और 2.50 लाख का पैकेज बनाया गया है। अब हॉस्पिटल्स जो एम्पैनल होंगे, जो अभी तक सूचना आई है मंत्रालय के पास, वो ये है कि 28 स्टेट्स जिन्होंने साइन कर दिए हैं MOUs और जो तैयार हैं इस मिशन को रोल आउट करने के लिए, उसमें से सिर्फ 7 स्टेट्स ये कह रही हैं कि हम बीमा मॉडल अप्लाई करेंगे। बाकी सब स्टेट्स कह रही हैं कि हम ट्रस्ट मॉडल पे जाएंगे। तो हॉस्पिटल्स खर्चा करेंगे और रीइंबर्समेंट ट्रस्ट करेगा। ट्रस्ट का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट अपना एक सोसाइटी बना के उसके तहत एक पैनल जो ज़्यादा प्रोटेक्टिव एक मॉडल है। इंश्योरेंस मॉडल में आपको पता है कि धांधली होने का ज़्यादा स्कोप होता है। तो ये एक अच्छा शुरुआत है कि स्टेट्स ये कह रही है कि हम ट्रस्ट मॉडल करेंगे। लेकिन क्या इन हॉस्पिटल्स में इस किस्म के बेनिफिशरीज को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि देखिए बेड्स देने पड़ेंगे, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़, पैकेज में क्या क्या इंक्लूडेड है कविंद्र? पैकेज में रूम चार्जेस इंक्लूडेड है, बेड चार्जेस इंक्लूडेड हैं, डायग्नोस्टिक चार्जेस, कंसल्टेंसी फ़ी, नर्सिंग केयर। अच्छा वही नहीं, प्री हॉस्पिटलाइजेशन कंसल्टेंसी और 2 वीक्स का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन केयर। इट्स अ वेरी एम्बिशियस प्रोग्राम। तो सबको अपना अपना स्तर बढ़ाना पड़ेगा और जो हॉस्पिटल्स एम्पैनलमेंट मांगेंगे उनको जाहिर है कि सर्विसेज पहले दिखानी पड़ेंगी। मेरे हिसाब से 7000 एप्लीकेशंस एम्पैनलमेंट के लिए ऑलरेडी आ चुकी हैं। दिनेश जी, क्योंकि चैलेंज मैं अब समझना चाह रहा था, बहुत अच्छी स्कीम है, हमने एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम रखा है। अगर पैकेजेस की बात करें, एक बड़ा दायरा है आम पब्लिक का, जो गरीब जनता इससे प्रभावित होगी। लेकिन शुरुआत अगर मैं चैलेंजेस में आना चाह रहा था कि जो अदिति ने भी कहा, जब ये संख्या अस्पतालों के पास पहुंचेगी और जो कि रेट को लेकर या अपने बेनिफिट को लेकर बहुत ज़्यादा मैं कहूँ कि आत्ममुग्ध रहते हैं, और ऐसे में चैलेंज यहाँ पर कैसे उसे निपटेंगी सरकारें या फिर आपकी केंद्र सरकार या राज्यों की एम्पैनलमेंट जो कमेटी होगी? बहुत अच्छा इन्होंने समराइज़ किया पैकेजेस के बारे में। मुझे बड़ी खुशी है कि किसी ने इतने अच्छे स्टडी किया है और उसको समझा है पैकेजेस को। अब मैं आपको ज़रा थोड़ा सा समझाना चाहूँगा कि इस स्कीम में 1350 जो पैकेजेस हैं, और जैसे इन्होंने बताया उसमें एक ऑर्थो और जोड़ दूंगा मैं कि ऑर्थो के भी बहुत पैकेजेस हैं। देखिए आज तक जो ये जितने भी ट्रीटमेंट्स हॉस्पिटल्स में चल रहे थे, शायद हम उस तबके से बात कर रहे हैं जो अनमेट नीड थी जिसकी। अब आपने कभी सुना है कि गांव में किसी ने कहा मैंने नी ट्रांसप्लांट करा लिया, या किसी ने ये बोला कि मुझे कैंसर हुआ और मेरा इलाज चल रहा है, मेरी कीमोथेरेपी चल रही है? ये स्कीम वो सब कवर करती है। उन 40% को जो आज तक शायद हॉस्पिटल में कभी गए तो एक बार गए, अपना ज़मीन अपने पशु सब बिक गए, दोबारा कभी जा नहीं पाए और कर्जे में डूब गए।
तो इस स्कीम के लिए एक तो हमने ये दायरा हो गया स्कीम का। अब लोग कहते हैं कि क्या आपके पास इतने बेड्स हैं, क्या आपके पास इतने डॉक्टर्स हैं, इतने नर्सेज हैं, आपके पास कैपेसिटी है? तो मैं कहूँगा इट्स मोर लाइक अ चिकन एंड हैन थ्योरी, कि क्या पहले डिमांड थी इतनी? आज की डेट में जब सर्वेक्षण हुआ, NSS तो 2014 कहता है कि रियली 1/3 बेड्स आर वेकेंट, सरकारी और प्राइवेट मिलाकर अक्रॉस द कंट्री। मैं एक हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा हूँ, अक्रॉस डिफरेंट ईयर्स। तो क्या हम पहले उनको ना यूज़ करें? और अगर उनको यूज़ करेंगे तो उनको उनकी मार्जिनल कॉस्ट पे यूज़ करें। ये एक जो हम लोगों ने मुहिम शुरू की है, जिसके हम सब भागीदारी हैं, ये सिर्फ एक भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट या अफसरों का नहीं है, तो उनके लिए है जिनको सबसे ज़रूरत है। और शायद सबसे बड़ा रोल इसमें आम नागरिक का है, उसके साथ साथ सभी हॉस्पिटल्स का है, डॉक्टर्स का है, आप जैसे हमारे सब पत्रकारों का है, कि इसको उनको वो हक दे जो उनको नहीं मिला आज तक। तो इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी प्रावधान किया है, काफ़ी चर्चाएं की हैं। उसके बाद ही एक पैकेज रेट डिस्कस किया गया। मैं मान सकता हूं कि कुछ पैकेज रेट कहीं कम हो, शायद किसी बड़े शहर के लिए कम पड़ते हों, पर दीज पैकेज रेट्स आर अक्रॉस द फॉर द कंट्री। हमने उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दी कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है उनको बढ़ा सकता है। प्लस मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमने एक आउटकम बेस्ड पैकेजेस ब्रीफ की हैं। अगर आप एक्रेडिटेशन है आपकी NABH या NASQ सर्टिफाइड है, 10% रेट और बढ़ेंगे। फुली एक्रेडिटेड है, 15% बढ़ेंगे। अगर आप एक टीचिंग स्कूल हैं, अगर आप MD DNB लोग बनाते हैं, जो हम चाहते हैं और बने, तो उनको 10% और एक्स्ट्रा। अगर आप बैकवर्ड एरिया में हैं, 10% और। तो जो बेस रेट है उस पर भी 40 से 50% बढ़ा सकते हैं सरकार या स्टेट गवर्नमेंट वहाँ की जो पैकेज कर रही हैं, ताकि उनको बेनिफिट हो सके। आई थिंक मैं अगर आपको बता दूं तो आज की डेट 8000 हॉस्पिटल्स ने पिछले 3 हफ्ते में अपने आप को एम्पैनल करने के लिए एप्लीकेशन आवेदन दे दिए हैं। उसमें बड़े नाम सारे हैं, मेदांता का एप्लीकेशन का नाम भी देखा मैंने, और उसमें कई, जब हमने एक कॉन्फ्रेंस की तो कई हॉस्पिटल्स ने कहा, जो जिसको आप 5 स्टार हॉस्पिटल्स बोलते हैं, वो कहते हैं कि हमने अपना नया मॉडल शुरू कर दिया है। अब हम नए क्यूबिकुलर स्यूट रूम नहीं बना रहे हैं, अब हम एक एयर कंडीशन जनरल वार्ड बना रहे हैं, जिसको हम आयुष्मान वार्ड बोलेंगे। सभी क्वालिटी सुविधा होगी और सभी को बेनिफिट मिलेगा। ओके डॉक्टर विवेक, एक क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की जब बात आई है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सभी एक तरीके से नहीं, अलग अलग हॉस्पिटल से जो ट्रस्ट हैं अलग अलग तरीके से काम कर रही हैं, लेकिन जब मॉडल की बात आती है, आयुष्मान वार्ड की बात आती है, क्या प्राइवेट सेक्टर सरकार के साथ आम जन को ये सुविधा मुहैया कराने के लिए अपने मुनाफे को कम करने को तैयार है? क्या उनके खाली पड़े बेड या दूसरी जो सर्विसेज हैं, क्या वो सरकारी दाम पर, या फिर मैं कहूँ कि जो एक करीब 30 से 50% के आसपास पैकेज की रेट कम है, उस पर वो सुविधा मुहैया करा पाएंगे? आई थिंक यू आर वेरी राइट। ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा गवर्नमेंट के लिए टू कन्विंस देम। जैसे इन्होंने कहा कि सारे बड़े लोगों को आया है नाम, तो अब एक बात मैंने कहना सुना मुझे कि 1/3 ऑफ द बेड्स आर लाइंग वेकेंट। जैसा कि मुझे लगता है कि अगर 1/3 लाइंग वेकेंट हैं, दे मस्ट बी आइदर स्मॉल हॉस्पिटल्स, नॉट द बिग हॉस्पिटल्स, और शायद वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ पे डॉक्टर्स की सुविधाएं नहीं हैं। आपने प्राइवेट वाली बात की, उसके पहले मैं गवर्नमेंट वाले बताना चाहूँगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बेड्स हैं, पर दे आर नॉट इनफ ट्रेन डॉक्टर्स। आई एम टॉकिंग ऑफ मैनी प्लेसेस। तो आई थिंक टू गेट गुड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आयुष्मान भारत, द गवर्नमेंट हैज़ टू सी दैट उनके डॉक्टर्स उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करने को तैयार हों। यू सी देयर इज लॉट ऑफ आउटफ्लक्स फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेटअप। तो गवर्नमेंट की सैलरी है या डॉक्टर्स आर नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज द एम्बियंस इज नॉट देयर। फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ, आई वुड नॉट लाइक टू वर्क इन एम्स। आई एम गिविंग एग्जाम्पल, नॉट मी बट एनीबडी फॉर दैट मैटर। या तो एम्बियंस बढ़ाना पड़ेगा, द फैसिलिटीज़ बढ़ानी पड़ेंगे, सो दैट डॉक्टर्स शुड स्टिक टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ओनली देन द बेड्स विल बी फ्री फुल इन द गवर्नमेंट सेटअप, जहाँ पे सुविधाएं और उपलब्ध होती हैं। जहाँ तक आपने बताया कि प्राइवेट हॉस्पिटल क्या अपना मुनाफा कम करके गवर्नमेंट के आयुष्मान भारत के पेशेंट्स को लेना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, इसमें कोई ना कोई रेगुलेशन लाने की शायद ज़रूरत पड़े। देखिए ऐसा है, मैं जिस हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, विदाउट नेमिंग इट, मैं अपोलो हॉस्पिटल में हूँ, हमारे बेड्स आर ऑलरेडी फुल। अगर एक पेशेंट आ रहा है हु इज पेइंग अ बिगर अमाउंट, और दूसरा पेशेंट आ जाता है सेम टाइम पे हु इज पेइंग ऑलमोस्ट हाफ और इवन लेस देन दैट, तो it will be a natural tendency of that hospital, any hospital for that matter, to accept the one, especially when the beds are not available. So there can be a waiting list for those people. There are a lot of BPL, हमारे जैसे BPL पेशेंट भी आते हैं हमारे यहाँ। BPL पेशेंट अभी फ्री हम लोग देख रहे हैं, BPL के फिक्स बेड हैं। बट आयुष्मान भारत के लिए आई डोंट थिंक यू कैन फिक्स a number of bed. If you are fixing a number of bed, then it's okay. Then the waiting list can go to that particular category of the ward. Like if you're not fixing, it will be a big challenge for the government to get this implemented in the private hospital, because private hospital ने पैसा खर्च करके 700, 300, 500 करोड़ पे लगा के उन्होंने अस्पताल बनाया है। They need
ROI they need, people directors जिन्होंने पैसा लगाया, this is not a charity for them, it's an investment for them. So ये चीज़ I think determination, I don't have an answer for that. I would like to treat it as a doctor. Doctor would not be hesitating treating it. Whether the corporate hospital will be available to do this, I have to really think. I don't know. They are the बिल्कुल, मैं best समझ answer to सकता हूँ that. कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है, क्या वहाँ के डॉक्टरों को इसकी परमिशन दे पाएगा? दिनेश साहब, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और मैं दो चीज़ समझना चाहूँगा, क्या अस्पतालों को लेकर कोई ऐसी रूलिंग आपके दिमाग में है, जहन में है, रूल में आएगा इसमें, जहाँ पर स्टेट इसको कंट्रोल कर सकते हैं, या बेड फिक्स किए जाएंगे? और अगर हमें इन इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह विकल्प ढूंढना है तो क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जो मैं कुछ पहले प्लान सुन रहा था, वहाँ पर कुछ बड़े कंपनीज को, प्राइवेट सेक्टर्स को बुलाने की कोशिश होगी कि आप वहाँ पर कम से कम एक अस्पताल बड़ा हो जो कि मल्टी स्पेशलिटी हो, जाकि लोड जो है किसी एक शहर एक अस्पताल पर ना आए? Yes. मैं ज़रा थोड़ा बताना चाहूँगा। इन्होंने पहले कहा कि शायद वो एम्स में ना काम करना चाहें, तो मैं भी डॉक्टर हूँ और मैं फिर जनरल एक टेंडेंसी जो आई थिंक एम्स का नाम सुनकर, तो एमबीएस का नाम सुनकर कोई भी आ जाएगा, चाहे वो विदेश में हो। अगर उसको भी आज एम्स में बोल दिया जाए कि आप आना चाहेंगे तो वो आ जाएंगे। It's not true. नंबर एक। नंबर दो, इन्होंने कहा शायद कि ये स्कीम शायद बहुत जल्दी आ जानी चाहिए थी। मैंने कहा मुझे लगता है बहुत अपॉर्चुन टाइम पे आई है। NRHM जो अब NHM बन गया है, उसको 13 साल हो गए हैं। भारत सरकार तकरीबन स्टेट्स के साथ मिलकर 1,40,40,000 करोड़ खर्च करते हैं। हम लोग 1,40,000 करोड़ खर्च करते हैं एवरी ईयर फॉर बेनिफिट ऑफ द हॉस्पिटल, सप्लाई साइड जिसे आप कहते हैं। तो आज की डेट में अगर आप जाएं तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की काया पलटी हुई है, बहुत काम हुआ है वहाँ पे। आज मैनी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैव कैथ लैब्स। कई जगह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप शुरू हो गए हैं। मैं जानता हूँ कि हरियाणा में, झारखंड में, जहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कैथ लैब खुल गई हैं थ्रू पब्लिक प्राइवेट नहीं, पार्टनरशिप। वो शायद ये कहना चाह रहे थे, मैं रोक रहा हूँ आपको, वहाँ पर सिस्टम डेवलप हुआ है, फैसिलिटीज़ आई हैं, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में डॉक्टर को मिल रहा है या जो गवर्नमेंट सेक्टर प्रोवाइड कर रही है एज अ सैलरी, एज अ इनकम या दूसरे, वहाँ आ रहा था, वहाँ पर एक बड़ा फर्क है शायद। आई थिंक ये जो मिशन है ये एक नया नॉर्मल सेट करेगा। आज की डेट में प्राइवेट हॉस्पिटल्स डील कर रहे हैं, बड़े वाले हॉस्पिटल्स जो डील कर रहे हैं वो डील कर रहे हैं लो वॉल्यूम हाई प्रॉफिट गेम में। वो कमरे क्या लेते हैं, कमरा एक 5 स्टार कमरा देते हैं। आई थिंक वी विल ऑल मूव टुवर्ड्स अ हाई वॉल्यूम लो प्रॉफिट गेम, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, और ये बहुत जल्द होगा। आज तो ये वो 40% हैं जो शायद पे नहीं करते थे। मैं बहुत दावे से कह सकता हूँ कि 2022 में आप ये 40-80% बनेंगे, तब यही हॉस्पिटल कहेंगे कि हम इसी रेट पे करेंगे और सबके साथ मिलकर करेंगे। ओके, आखिरी कमेंट अदिति, आपका चैलेंजेस इस तरीके से हैं, बड़ी मैं कहूँ कि एक स्कीम है, बड़ा दायरा है। सबसे पहला जो चैलेंज मैं देख रही हूँ, क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, बहुत क्लोजली फॉलो कर रही हूँ, पूरे विश्व का सबसे बड़ा गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम है, सब चाहते हैं कामयाब हो। सबसे पहला चैलेंज जो सरकार के लिए है वो है कि बेनिफिशियरी को सर्विस मिले। ऑलरेडी 6-7 फेक वेबसाइट्स, आयुष्मानभारत.net, आयुष्मानभारत.co.in, प्रधानमंत्री योजना.in, ये 4-5 वेबसाइट्स ऑलरेडी ऑपरेट कर रही हैं। तमाम तरह के फॉरवर्ड्स ऑलरेडी आपके व्हाट्सएप्स पे हैं जो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये एक एनरोलमेंट बेस्ड स्कीम है, आप हमको 1000 रुपए दीजिए और ये लीजिए एप्लीकेशन फिल कीजिए। आपको याद होगा कविंद्र, जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लॉन्च हुआ था, ये सेम चीज़ प्रॉब्लम आई थी सरकार को कि आप एप्लीकेशन भरो और आपको हम कैश इंसेंटिव दिलवाएंगे। बेटी बचाओ में कैश इंसेंटिव है ही नहीं। तो सबसे पहले सरकार को ये अवेयरनेस क्रिएट करनी है, जो इन्होंने बहुत पहले कहा कि ये स्कीम, इसका कैरेक्टर क्या है। ये स्कीम सबसे इम्पॉर्टेंट लोगों को ये बताना है कि कोई आप और मैं जाके इसमें एनरोल नहीं हो सकते, या कोई गरीब चलता हुआ सड़क पर जाके एक एप्लीकेशन भर के एनरोल नहीं हो सकता। एक सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है जिसमें 10 करोड़ परिवारों का नाम लिखा हुआ है, उसमें 50 करोड़ लोग ऑलरेडी बेनिफिट एलिजिबिलिटी उनकी निर्धारित है। वो जो 50 करोड़ लोग हैं उनको सरकार ने वेरीफाई कर लिया है जाकर, जो इन्होंने कहा अप्रैल 30 को हर ग्राम सभा में जाकर उनको अब कार्ड्स देने की प्रक्रिया जारी है। तो ये मैसेज जाना चाहिए पूरे देश में कि ऐसा नहीं है कि आप पैसे देके इसमें एनरोल हो सकते हो या BPL कार्ड देके हॉस्पिटल में जाएंगे और आपको बेनिफिट मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहला चैलेंज तो बेनिफिशियरी तक सर्विस पहुंचे ये है, और ये जो फेक वेबसाइट्स और लोग धंधा बना लेते हैं किसी स्कीम के आसपास, उसको रोकने का चैलेंज है। इसमें होम मिनिस्ट्री को, शायद स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऑलरेडी लिखा है कि ये तमाम वेबसाइट्स को ट्रैक करके पीनल एक्शन लिया जाए। जी, इसमें एक चीज़ बोलना चाहूँगा,
वो जो ई कार्ड की बात हो रही है, ये एक कार्ड, स्मार्ट कार्ड या प्लास्टिक कार्ड नहीं है, ये एक ई कार्ड है, एक प्रिंट आउट है जो इंसान, जो बेनिफिशियरी है, जब वो हॉस्पिटल आएगा एट द पॉइंट ऑफ केयर पे मिलेगा। फिर ये कहीं मैसेज ना चला जाए कि कहीं कार्ड बन रहे हैं, कोई कार्ड नहीं मिल रहा है। अगर मैं दिनेश अरोड़ा हूँ और अगर मैं इस स्कीम में एलिजिबल हूँ, तो मुझे जब मैं हॉस्पिटल जाऊँगा तो मुझे वो ई कार्ड मिलेगा, एंड दैट वी आर कॉलिंग इट एज ए गोल्डन रिकॉर्ड। ये आधार की तरह है, इसको लैमिनेट करा के अपने पास रख लीजिए। आपका चेहरा है, उसमें QR कोड है, कहीं भी आप किसी हॉस्पिटल में जाएं, सीमलेसली IT टेक्नोलॉजी से वो ट्रैक हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए, और ख़ास तौर पर ये बताने के लिए कि असल में आयुष्मान भारत स्कीम है क्या, और इसके नाम पर जो इस वक्त ठगी मैं कहूँ या लोगों को लूटने का धंधा है, उससे बच के रहिए, क्योंकि सब कुछ पारदर्शी है। सरकार की एक वेबसाइट है और वहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि असल में इसके दायरे में कौन लोग पहले से हैं, किस रजिस्टर के थ्रू लिया गया है। इसलिए किसी को इसके नाम पर पैसे देने की आज ज़रूरत नहीं है। और बात आप दर्शकों की राय की, हमने कार्यक्रम दिखाया था एक देश एक चुनाव, 14 अगस्त को। नेहा वर्मा हमारी दर्शक लिखती हैं कि धन्यवाद राजसभा टीवी, एक देश एक चुनाव ये देश और जनता के लिए एक अच्छा कदम है, लेकिन एक साथ चुनाव के कई फायदे और नुकसान भी हैं। जैसे राजनीतिक स्थिरता बनी रहेगी, चुनावी खर्च और अन्य संसाधनों की बचत होगी। इसके विपरीत जनता के प्रति जवाबदेही कम होगी, स्पष्ट बहुमत न मिलने का डर रहेगा और राष्ट्रीय एजेंडे का दबदबा कायम होगा। मशीनों और संसाधनों की कमी है। वैसे देखा जाए तो कई देशों में एक साथ चुनाव होते हैं और वो सफल भी रहे। तो भारत के लिहाज इसके बारे में सभी सरकारों को मिलकर ठीक से सोचना होगा और सबकी सहमति से काम होना चाहिए। राम कुमार हैं, एक और दर्शक हमारे लिखते हैं कि राज्य की विधानसभा और लोकसभा के एक साथ चुनाव थोपना संविधान और संघीय ढांचे की मूल भावना के खिलाफ है। सबसे ज्यादा अगर नुकसान होगा तो वो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का। लोकतंत्र में मतदान एक उत्सव की तरह होता है और उत्सव केवल एक दिन नहीं बल्कि होते रहने चाहिए। चुनाव राजनीतिक दलों की परीक्षा की तरह है जो 5 वर्ष में केवल एक बार हो, ये विचार ठीक नहीं। इस मसौदे के लागू होते ही विपक्ष हाशिए पर चला जाएगा, जो कि लोकतंत्र का गला घोटने जैसा होगा। आप दर्शकों की राय का स्वागत है। आप लगातार अपनी राय, सुझाव, आलोचना भेजते रहिए। हमारे कार्यक्रम आप YouTube पर भी देख सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।